हेलो नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 29 अक्टूबर का फर्स्ट एडिटोरियल। टाइटल आपको दिया है अ क्लियर सिग्नल। क्लियर सिग्नल में अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर है वो एडजेक्टिव होगा, सिग्नल नाउन होगा, ए डिटर्मिनर है। हमेशा याद रखिए किसी भी सेंटेंस में सबसे पहला जगह जो होती है, सबसे पहला स्थान जो होता है वो डिटर्मिनर का होता है। उसके बाद में आप एडवर्ब लगाते हैं, फिर एडजेक्टिव और फिर नाउन। चूंकि यहाँ पे एडवर्ब नहीं है तो पहले एडजेक्टिव है फिर नाउन है। तो क्लियर सिग्नल का मतलब समझ गए होंगे, बिल्कुल स्पष्ट संकेत है चाइना की तरफ से भारत को। ठीक है, चाइना पासिंग अ न्यू बॉर्डर लॉ। तो चाइना ने क्या किया है? पास किया है, पारित किया है क्या? एक नया सीमा कानून, बॉर्डर लॉ। अमिड किस बीच? अ कंटिन्यूइंग स्टेलमेट, लगातार जो गतिरोध की स्थिति बनी हुई है उस बीच। इन नेगोशिएशंस, गतिरोध किस में है? बातचीत में, नेगोशिएशंस में। विद इंडिया किसके साथ? भारत के साथ। अब ये जो चीज है ना, चाइना पासिंग ए न्यू बॉर्डर लॉ, ये पूरा ही सब्जेक्ट बन रहा है एक्चुअल में। तो ये जो चीज है ये सेंड्स अ क्लियर सिग्नल टू न्यू दिल्ली। ये भारत के लिए एक बहुत ही स्पष्ट सा संदेश है, एक संकेत है। क्या? दैट कंजंक्शन है, बीजिंग इज इन नो मूड, कि बीजिंग मतलब चाइना की राजधानी बिल्कुल भी किसी मूड में नहीं है। टू क्विकली एंड द 18 मंथ लॉन्ग क्राइसिस, किस लिए? जल्दी से एंड करने के लिए। किस चीज को? 18 महीने लंबा जो संकट चल रहा है उसको। कहां चल रहा है संकट? ये अलोंग द एलएसी के पैरेलल। अब फिर समझिएगा, चाइना को मैंने सब्जेक्ट बनाया, वैसे चाइना पासिंग ए न्यू लॉ ये पूरा ही सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब सेंस है। बीजिंग सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब इज है। स्टेलमेट का मतलब क्या होता है वो नोट कर लीजिएगा। स्टेलमेट का मतलब होता है ग्रिडलॉक। स्टेलमेट का मतलब है ग्रिडलॉक। स्टेलमेट का मतलब होता है इम्पास। ग्रिडलॉक कह सकते हो, इम्पास कह सकते हो। ठीक है, इसे आप गतिरोध कहते हैं हिंदी में। जब कोई चीज नहीं हो पाती है, कोई प्रोग्रेस नहीं है किसी चीज में, उसे आप गतिरोध कहते हैं, उसे स्टेलमेट कहा जाता है। अमिड जो दे रखा है ये एक प्रेपोजिशन है। अमिड का मतलब के बीच होता है। अमिड और अमंग दोनों में डिफरेंस ये होता है कि अमिड जो है वो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में यूज कर सकते हैं, जबकि अमंग होता है वो केवल काउंटेबल नाउन से पहले ही यूज होता है। दूसरा, यहां पे एक और प्रेपोजिशन दे रखा है आपको, अलोंग। इसका मतलब होता है के सहारे, सहारे के समानांतर, के पैरेलल। तो ये के पैरेलल है। ठीक है, फिर समझिएगा, चाइना के द्वारा एक नया बॉर्डर लॉ मतलब सीमा संबंधी कानून यहां पे पारित किया गया है। किस बीच? लगातार चल रहे स्टेलमेट के बीच। यहां कंटिन्यूइंग है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है। स्टेलमेट है वो नाउन है। किसमें यहां पे चल रहा है ये स्टेलमेट चल रहा है नेगोशिएशंस में। किसके साथ? भारत के साथ। और इस चीज ने एक बहुत ही स्पष्ट सा सिग्नल दिया है किसको? न्यू दिल्ली को, भारत को। क्या सिग्नल है? कि बीजिंग जो है कोई मूड में नहीं है, चाइना का कोई मूड नहीं है। किस चीज में? कि जल्दी से ये एंड नहीं करना चाहता है 18 महीने लंबे क्राइसिस को जो कि सीमा पर चल रहा है। एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और चाइना के बीच का बॉर्डर है, उसे आप एलएसी के नाम से जानते हैं। यहां पे एक बात और समझने वाली है, 18 मंथ लॉन्ग क्राइसिस में, क्राइसिस है वो नाउन है। लॉन्ग तो खैर इसके लिए एडजेक्टिव आ गया, वैसे मंथ भी नाउन है। तो नाउन से पहले जब एक और नाउन आप लगाते हो तो उसे आप नाउन मॉडिफायर कहते हैं, जो कि एक एडजेक्टिव की भूमिका में होता है और उसका प्लूरल नहीं बनता है। तो यहां पे मंथ का प्लूरल नहीं बनेगा। ठीक है, अगर ये क्राइसिस नहीं होता तो डेफिनेटली यहां 18 मंथ्स का प्रयोग हम करते, मंथ्स होता। ठीक, आगे देखिए, द लॉ विच विल टेक इफेक्ट ऑन जनवरी 1। द लॉ कौन सा कानून है उसके बारे में बताया इसने विच लगा के। ये वो कानून है जो कि जनवरी 1 से इफेक्ट में आएगा, मतलब लागू हो जाएगा। अगर विल टेक इफेक्ट का मतलब हो गया लागू हो जाएगा। तो ये जो सीमा संबंधी कानून यहां चाइना ने पेश किया है, पारित किया है, ये 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। जब आप किसी पर्टिकुलर एक डेट की बात करते हो, एक डे की बात करते हो, तो प्रेपोजिशन हम ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डेजिग्नेट्स, अब ये डेजिग्नेट्स है, ये लॉ की वर्ब है। डेजिग्नेट का मतलब होता है किसी को कोई टास्क सौंपना, नामित करना। तो ये कानून जो है ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज सौंपता है वेरियस एजेंसीज, भिन्न भिन्न जो एजेंसीज हैं उनकी जिम्मेदारियां यहां पे डेजिग्नेट करता है इन चाइना में। ठीक है, और ये भिन्न भिन्न एजेंसीज कहां से कहां तक की है? तो मिलिट्री से लेकर लोकल अथॉरिटीज तक। सेना की जिम्मेदारी भी बनेगी और समान जो स्थानीय अधिकारी लोग हैं उनकी जिम्मेदारी भी बनेगी इन गार्डिंग द फ्रंटियर्स। और ये जिम्मेदारी है किसके लिए? गार्ड करने के लिए। गार्ड का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा देना, और फ्रंटियर का मतलब होता है बॉर्डर, तो सीमा को सुरक्षित रखना। ये हो गया गार्ड द फ्रंटियर। बात समझ में आ गई होगी आपको।
तो ये बहुत ही सिंपल सी लाइन, द लॉ इसकी वर्ब डेजिग्नेट विच है रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है लॉ के लिए, तो विल टेक इफेक्ट, ये इसकी वर्ब, विल यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, टेक इफेक्ट यहाँ पे, टेक जो है वो मैन वर्ब है, इफेक्ट है वो नाउन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट स्टिपुलेट्स, स्टिपुलेट जो शब्द है इसका मतलब होता है स्पेसिफाई करना, या फिर आप इसे स्टेट भी कह सकते हो, निर्धारित करना। तो ये जो कानून है ना, जो ये लॉ बनाया है बॉर्डर लॉ, इस कानून में आखिर है क्या, उसको बताया है लेखक ने कि ये जो है ये निर्धारित करता है सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। दो चीजें हैं, सॉवरेनिटी संप्रभुता को बोलते हैं, संप्रभुता मतलब आपके देश का शासन आप ही चलाएंगे, ये जो शक्ति आपको प्रदान होती है संविधान के द्वारा उसे बोलते हैं संप्रभुता। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, टेरिटोरियल का मतलब होता है क्षेत्रीय, टेरिटरी से संबंधित उसे कहते हैं टेरिटोरियल। टेरिटरी जो होता है वो नाउन होता है, टेरिटोरियल है वो एडजेक्टिव है, और वैसे भी मैंने काफी बार बताया आपको कि जिन शब्दों के एंड में एल दे रखा होता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं। इंटीग्रिटी नाउन है, ठीक है। इंटीग्रिटी का मतलब यहां पे क्या है, अखंडता, कि आप यूनाइटेड है, आपको कोई डिवाइड नहीं कर सकता। तो कह रहा है कि यह जो कानून है ये बताता है कि संप्रभुता और जो क्षेत्रीय अखंडता है किसकी, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसकी मतलब चाइना की, ये दोनों चीजें। अब ये इट की वर्ब तो स्टेपुलेट्स थी, दैट यहां कंजंक्शन था, फिर ये जो इंटीग्रिटी है एक तरफ और सॉवरेनिटी है, इनके लिए दे रखा है आर सेक्रेड। सेक्रेड का मतलब पवित्र है, ठीक है, इसमें कोई मतलब आप चेंज नहीं कर सकते। एंड इनवायलेबल, इनवायलेबल का मतलब है कि आप इसे वायलेट नहीं कर सकते, इन्फ्रिंज नहीं कर सकते, इसका अतिक्रमण नहीं कर सकते, इसका उल्लंघन नहीं कर सकते। तो जिस चीज को आप ब्रेक नहीं कर सकते, इन्फ्रिंज नहीं कर सकते, जिस चीज को आप एनक्रोच नहीं कर सकते, उसे कहा जाता है इनवायोलेबल। ठीक है, यहां तक की बात फिर से देख लीजिए। यह निर्धारित करता है, इट यहां पे बॉर्डर लॉ के लिए है, क्या निर्धारित करता है, तो कंजंक्शन दैट लग गया। सॉवरेनिटी संप्रभुता को बोलते हैं, टेरिटोरियल क्षेत्रीय है, इंटीग्रिटी अखंडता है। तो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता जो है चाइना की वो सैक्रेड है और इनवायलेबल है, मतलब उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, उसको मतलब तोड़ा नहीं जा सकता। कॉलिंग ऑन द मिलिट्री टू गार्ड अगेंस्ट एंड कॉम्बैट एनी एक्ट। कॉल ऑन का मतलब होता है पुकारना, जब आप किसी को कोई काम करने के लिए कहते हो, इफ यू आस्क समवन टू डू समथिंग, तो आप इस फ्रेजल वर्ब का यूज करते हो। तो कॉलिंग ही यहाँ पे सब्जेक्ट है ना। तो क्या कह रहा है, कॉलिंग ऑन द मिलिट्री, तो मिलिट्री को आह्वान करके, किस लिए, कि वो गार्ड करे, एंड कॉम्बैट, और कॉम्बैट करे, युद्ध करे, लड़े, एनी एक्ट, किससे लड़ना है, कोई भी ऐसे कार्य से जो कि, अब दैट यहां पे इस एक्ट के लिए है, वो कार्य जो अंडरमाइन करता है, अंडरमाइन का मतलब होता है वीकन, कमजोर करना। तो वो कार्य जो वीक करता है किसको, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को, क्षेत्रीय संप्रभुता को, एंड लैंड बाउंड्रीज, और किसको, जो लैंड बाउंड्रीज है, जो भी आपकी लैंड की जमीन की सीमाएं हैं उनको, द लॉसेज। ठीक है, तो रिपीट कर रहा हूं, देखो अब ये कॉलिंग ऑन, एक्चुअल में ये सब्जेक्ट है ही नहीं, ये आपका पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ऐसा करते हुए यहां पे ये कह रहा है, जब दो काम साथ में हो, जब दो काम साथ में हो, साइमल्टेनियस एक्शन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, व्हेन टू थिंग्स एग्जिस्ट टुगेदर, व्हेन टू एक्शंस एग्जिस्ट टुगेदर, तो वहां पे उसको साइमल्टेनियस एक्शन कहा जाता है। टू डिनोट द साइमल्टेनियस एक्शंस वी हैव टू यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल, मींस आईएनजी फॉर्म विल बी यूज्ड हियर। तो यहां पे कॉलिंग ऑन द मिलिट्री, मिलिट्री का आह्वान करते हुए, ये मैंने गलती से कर दिया, ये आपका जेरेंड नहीं है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो गलती का मतलब यहां पे मिलिट्री का आह्वान करते हुए, किस लिए, कि भाई वो गार्ड करे और कॉम्बैट करे, वो सुरक्षा दे, और मतलब ऐसे किसी भी कार्य से सुरक्षा दे, और वो लड़े, सामना करे, किससे, ऐसे किसी भी कार्य से जो कि क्षेत्रीय संप्रभुता को कमजोर करता है और लैंड बाउंड्रीज को कमजोर करता है। ठीक है, तो ऐसा करते हुए जो कानून है, अब देखो लॉ से पहले दे लग गया, तो ये एनाफोरिक यूज ऑफ दे कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इस लॉ के बारे में पहले इंफॉर्मेशन डिराइव की थी, है ना, हमने पहले इसको प्राप्त कर लिया है, ये जानकारी कि लॉ कौन सा है। तो ये जो कानून है ये कहता है क्या, द चाइनीज मिलिट्री शैल कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब एग्जीक्यूट करना होता है, कैरी आउट का मतलब है लागू करना, कि ये कहा है कि चाइनीज मिलिट्री जो है, चाइना की जो सेना है, वो कैरी आउट करेगी, वो क्या करेगी, पालन करेगी, किसका, बॉर्डर ड्यूटीज का, जो भी उनके सीमा संबंधी कर्तव्य हैं उनका, टू रेजोल्यूटली प्रिवेंट, किस लिए, रेजोल्यूटली एडवर्ब है, इसका मतलब है फर्मली, बहुत ही दृढ़ता से, प्रिवेंट रोकना,
स्टॉप भी रोकना, प्रिवेंट मतलब कुछ भी अनहोनी हो उसको पहले से ही रोक लेना, स्टॉप का मतलब कोई काम चल रहा है उस बीच में उसको रोकना, एंड कॉम्बैट इन्वेजन, इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण, ठीक है, इन्वेड से बनता है इन्वेजन, इन्वेड, इन्वेड से बनता है इन्वेजन, इन्वेजन नाउन है, इन्वेड वर्ब है, ठीक, आक्रमण, हमला, एनक्रोचमेंट अतिक्रमण, प्रोवोकेशन उकसावा, इंसाइटमेंट, एंड अदर एक्ट्स और अन्य कार्य। तो ये कह रहा है कि भाई मिलिट्री को आह्वान करते हुए कि भाई आप हमें गार्ड करो, इस किसी भी एक्शन के खिलाफ गार्ड करें, कोई भी एक्शन ऐसा हो तो उसको कॉम्बैट करें, कौन सा एक्शन जो कि टेरिटोरियल सॉवरेनिटी और लैंड बाउंड्रीज को अंडरमाइन करता है, ऐसा कहते हुए ये कानून जो है ये कहता है कि चाइनीज मिलिट्री जो है वो बॉर्डर ड्यूटीज को कैरी आउट करेगी, किस तरह से, दृढ़ता से प्रिवेंट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए, किस किस चीज को, हमलों को, अतिक्रमण को, उकसावे को, अन्य किसी कार्य को, ठीक है। इंडिया हैज रिएक्टेड शार्पली, अब ये जो कानून यहां बनाया है तो भारत ने बहुत ही कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है, भारत ने इस पर प्रतिक्रिया दी है, बहुत ही शार्प तरीके से प्रतिक्रिया दी है। तो इंडिया की वर्ब है वो हैज रिएक्टेड है, शार्पली है ये एडवर्ब है, हैज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, रिएक्ट यहाँ मेन वर्ब है, शार्पली यहाँ पे एडवर्ब है, तो भारत ने बहुत ही शार्प ढंग से रिएक्शन दिया है इस बारे में। टेलिंग चाइना, चाइना को ये बताते हुए दैट की इट मस्ट नॉट यूज लेजिस्लेशन, अब ये इट आ रहा है चाइना के लिए, क्या बताया है कि चाइना को मस्ट दे रखा है, इसका मतलब ये होना ही नहीं चाहिए, मस्ट नॉट मतलब एक प्रकार से प्रोहिबिशन है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये ऑब्लिगेशन है, ये बाध्यता है, इसके लिए यूज किया जाता है मस्ट का, कि चाइना को यूज नहीं करना चाहिए किसी भी विधेयक का एज ए प्रिटेक्स्ट, प्रिटेक्स्ट का मतलब होता है एक्सक्यूज, बहाना, एक बहाने के रूप में, बहाना क्या, टू फॉर्मलाइज, कि आप एक औपचारिक रूप देना चाहते हैं द PLA's एक्शन, ये वहां की आर्मी है, ये जो वहां की आर्मी है चाइना की, उसके द्वारा जो भी किए गए कार्य हैं सिंस लास्ट ईयर, वो कार्य कब से कर रही है, पिछले साल से, ठीक है। देखो लास्ट ईयर के पहले अगर दे लग जाता, दे लास्ट ईयर, तो यहाँ पे 4 लगता, अगर लास्ट होता है तो फिर सिंस लगता है, ठीक है। यूनिलैटरली का मतलब होता है एक पक्षीय, अगर बाई लगा दोगे तो द्विपक्षीय, और मल्टी कर दोगे तो बहुपक्षीय हो जाएगा। ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब है चेंज करना, ऑल्टर का मतलब है चेंज करना। द LAC, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो यहां एक सेंटेंस पूरा हो गया आपका। तो भारत ने शार्पली रिएक्ट किया है, क्या बताते हुए, टेलिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, चाइना को बताते हुए क्या, कि चाइना को लेजिस्लेशन का यूज नहीं करना चाहिए इस बहाने के रूप में कि आपने एक बहाना खोजा है, इस विधेयक के बहाने आपने जो PLA के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं पिछले साल से, और PLA काम क्या कर रही है, वहां की आर्मी काम क्या कर रही है, वो एक पक्षीय बिना किसी डिस्कशन के खुद ही डिसीजन लेके LAC को चेंज कर रही है, अपने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको चेंज कर रही है। तो इस काम को आप फॉर्मलाइज करना चाहते हो, इसको एक औपचारिक रूप देना चाहते हो, ये ना करें। वाइल द लॉ सेज बीजिंग विल नेगोशिएट विद इट्स नेबर्स, अब देखो ये जो वाइल है ये कंजंक्शन है, ठीक है। अब यहां से यहां एक उपवाक्य इसका पूरा होता है। तो यद्यपि ये जो कानून है, जिस कानून की हम बात कर रहे हैं, सेज ये कहता है कि बीजिंग विल नेगोशिएट, कि बीजिंग जो है चर्चा करेगी, मतलब चाइना जो है वो नेगोशिएट करेगा, बातचीत करेगा विद इट्स नेबर्स, अपने पड़ोसियों के साथ, किस बारे में, टू सेटल इट्स बॉर्डर्स, अपने बॉर्डर्स को सेटल करने में, ठीक है। इंडिया रिमाइंडेड चाइना, अब दूसरी ओर दूसरा क्लोज है, भारत ने याद दिलाया चाइना को दैट की द लेजिस्लेशन विल हैव लिटिल बियरिंग ऑन, बियरिंग का मतलब है इन्फ्लुएंस, प्रभाव, और लिटिल से पहले जब ना ए है ना द है तो इसको आप ऐसे पढ़िए नो, ये एक नेगेटिव मीनिंग देगा। तो भारत ने याद दिलाया चाइना को कि लेजिस्लेशन जो है उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा किस पर, इंडिया चाइना बाउंड्री पर। कारण क्या है, एज, क्योंकि, ये कंजंक्शन है, बिकॉज के मीनिंग में है, क्योंकि दोनों साइड्स जो हैं भारत और चाइना आर येट टू रिजॉल्व, जब आप येट टू लगाते हो इसका मतलब वो काम होना बाकी है, पेंडिंग है, इनको अभी भी रिजॉल्व करना है, किसको, बाउंड्री क्वेश्चन को, जो सीमा को लेकर, जो बाउंड्री को लेकर क्वेश्चन मार्क लग रखा है, बाउंड्री में जो विवाद चल रहा है उसको अभी भी सॉर्ट आउट करना है, इसलिए प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। तो कह रहे यद्यपि कानून कहता है कि चाइना नेगोशिएट करेगा अपने पड़ोसियों के साथ में अपने बॉर्डर्स को सेटल करने के लिए, फिर भी भारत ने याद दिलाया है चाइना को कि जो विधेयक है वही कानून वही विधेयक, वो उसका असर नहीं पड़ेगा इंडिया चाइना बाउंड्री पर, क्योंकि दोनों साइड्स जो हैं उनको अभी भी रिजॉल्व करना है बाउंड्री क्वेश्चंस को। रिजॉल्व का मतलब होता है सॉर्ट आउट करना, सुलझाना, ठीक है। तो यहां
द लॉ सब्जेक्ट था, सेज वर्ब थी, बीजिंग सब्जेक्ट है, विल नेगोशिएट वर्ब है, इंडिया सब्जेक्ट है, रिमाइंडेड वर्ब, लेजिस्लेशन सब्जेक्ट है, विल हैव वर्ब है, लिटिल का मतलब नो है, बियरिंग में ऑन क्योंकि इसका मतलब प्रभाव है, बोथ साइड सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब आर है, यट टू लगाते हो इसका मतलब वो काम अभी पेंडिंग है, अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, इस तरीके से इसको देख सकते हैं। रेस्पॉन्डिंग टू चाइना इंडियाज कंसर्न्स, अब भारत ने इस विधेयक को लेकर, इस कानून को लेकर जो रिएक्शन दिया, जो चिंताएं जाहिर की, इन कंसर्न्स को रेस्पॉन्ड करते हुए, रेस्पॉन्ड मतलब प्रत्युत्तर देना, रेस्पॉन्ड के साथ में टू, क्योंकि आप रेस्पॉन्ड कर किसका रहे हो, तो उस भारत की चिंताओं को रेस्पॉन्ड करते हुए द चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री, चाइना का जो विदेश मंत्रालय है, उसने कहा, ये इसकी वर्ब है, क्या कहा, द लॉ वुड नॉट अफेक्ट द इंप्लीमेंटेशन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स, ये जो कानून है वो अफेक्ट नहीं करेगा किसको, इंप्लीमेंटेशन, लागू करने का प्रोसेस, किस चीज को, एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट्स, वो समझौते, वो अग्रीमेंट्स जो अभी वर्तमान में अस्तित्व में हैं। ठीक है, तो उन अग्रीमेंट्स को प्रभावित नहीं करेगा। रेस्पॉन्डिंग टू इंडियाज कंसर्न्स, रेस्पॉन्डिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ, टू प्रेपोजिशन हुआ, प्रेपोजिशन टू है तो इसका ऑब्जेक्ट कंसर्न्स है, इंडिया यहाँ पे आपका नाउन है, अपोस्ट्रोफे ऐसा तो जेनिटिव केस है, पॉजिटिव केस है। तो भारत की चिंताओं को रेस्पॉन्ड करते हुए चाइना के विदेश मंत्रालय ने, चाइना का विदेश मंत्रालय सब्जेक्ट हुआ, सेड इसकी वर्ब है, उसने कहा, क्या कहा, दैट लगा सकते थे, दैट नहीं लगाओगे तो भी अंडरस्टूड है, तो इस प्रकार कंजंक्शन ड्रॉप करने से आप गलती नहीं मानेंगे इसमें। द लॉ, ये जो कानून है, वुड नॉट अफेक्ट, क्या कहा, चूंकि सेड सेकंड फॉर्म आ गई तो आगे वाला जो क्लोज है वहां पे भी आपको क्या, पास्ट में जाना पड़ेगा, तो विल के स्थान पे इसने वुड यूज किया। नॉट है वो एडवर्ब ऑफ निगेशन है, अफेक्ट है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, अफेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ये हो गया कि इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगता है, अगर ऑब्जेक्ट लगता है तो इसके बाद में प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। इसीलिए कई बार आपसे कॉमन एरर में क्वेश्चन पूछा जाता है अफेक्ट ऑन करके, तो इफेक्ट ऑन हो सकता है जो कि नाउन है ना, इस बार इम्पैक्ट ऑन हो सकता है, नाउन है, लेकिन अफेक्ट वर्ब है और ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो आगे इस पे प्रीपोजिशन नहीं लगेगा क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट दे रखा है द इंप्लीमेंटेशन। तो ये कानून जो है प्रभावित नहीं करेगा एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट्स के इंप्लीमेंटेशन को। इंप्लीमेंटेशन इंप्लीमेंट करने का प्रोसेस है, लागू करने की प्रक्रिया है। ठीक है, अग्रीमेंट्स नाउन है, एग्जिस्टिंग एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। द लेजिस्लेशन हैज ऑल्सो इम्प्लीकेशंस, इम्प्लीकेशन का मतलब होता है अर्थ निहित होना, हिडन मीनिंग निहित होना, इसको हिंट भी कहते हैं, इसको सजेशन भी कहते हैं। ठीक है, एक संकेत कह सकते हो, हिडन मीनिंग कह सकते हो, इसको परिणाम भी कहते हैं, रेमिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसे कॉन्सिक्वेंस भी कहते हैं। तो अलग अलग मीनिंग देगा ये। इंप्लीकेशन का निहित, अर्थ निहित होना, ये कह दीजिए कि छिपा हुआ मीनिंग ये है, हिडन मीनिंग ये है, इसके पीछे ये संकेत है, ये सजेशन है, ये हिंट है, या फिर परिणाम इसका ये है। तो जो विधेयक है ऑल्सो हैज इंप्लीकेशन, अब देखिए लेजिस्लेशन सब्जेक्ट हो गया, हैज इसकी वर्ब है, ऑल्सो एडवर्ब है, और ऑल्सो का प्रयोग हम मैन वर्ब से पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैन वर्ब से पहले आ रहा है। तो ये जो विधेयक है इसका मायना ये भी है, क्या इसके संकेत हैं, फॉर द ओनली अदर कंट्री, कि एकमात्र जो अन्य देश है। जब ओनली के पहले आप द लगाते हो तो उसे पढ़िएगा सोलेली, एकमात्र। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई लेजिस्लेशन जो है उसके इंप्लीकेशंस भी हैं फॉर द ओनली अदर कंट्री, एकमात्र अन्य देश के लिए। चाइना हैज अनरिजॉल्व्ड लैंड बॉर्डर्स विद, वो देश कौन सा है जिसके साथ चाइना का अनरिजॉल्व्ड मतलब अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, रिजॉल्व सॉर्ट आउट होना, अन लगा दिया प्रीफिक्स तो सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, लैंड बॉर्डर्स सीमा संबंधी जो बॉर्डर्स लगती हैं वो विद। ठीक है, तो लेजिस्लेशन है ऑल्सो हैज इंप्लीकेशंस, इस विधेयक का जो निहित अर्थ भी हैं फॉर द ओनली अदर कंट्री, एकमात्र अन्य देश के लिए जिस देश के साथ चाइना की अभी भी अनरिजॉल्व्ड लैंड बॉर्डर्स है। ठीक है, विद भूटान, और वो देश कौन सा है, भूटान है। कॉलिंग फॉर कंटिन्यूइंग एफर्ट्स, तो इस प्रकार से इसकी डिमांड क्या है, कॉल फॉर का मतलब डिमांड करना होता है, तो कॉल फॉर का मतलब है आस्क फॉर, इसकी जगह पे एक फ्रेजल वर्ब और जो यूज कर सकते हो आप वो हो जाएगा आस्क फॉर। कॉलिंग फॉर डिमांड करते हुए, कंटिन्यूइंग एफर्ट्स ऐसे प्रयासों की जो लगातार हों, टू डेवलप बॉर्डर एरियाज, ताकि बॉर्डर एरियाज को विकसित करने के प्रयास। ठीक है, अमंग दोज एफर्ट्स, इन एफर्ट्स में, अब ये जो बॉर्डर एरियाज को डेवलप करने के जो प्रयास हैं उन एफर्ट्स के बीच एक प्रयास कौन सा है वो बताया है। तो अमंग दीज बॉर्डर्स, मैंने कहा था कि अमंग का प्रयोग आप ऐसी नाउन के पहले करिए जो कि काउंटेबल हो, तो एफर्ट्स काउंटेबल है। ठीक है, इसीलिए तो बहुवचन बन रहा है इसका, अगर ये होता अनकाउंटेबल तो ये प्लूरल क्यों बनता, नहीं बनता।
तो इन बॉर्डर्स के एफर्ट्स के बीच, ये दोज यहां पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बाद में नाउन है। अगर आगे नाउन नहीं होता तो इसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आप कह सकते थे, ठीक है। तो इन मतलब उन एफर्ट्स के बीच, कौन से एफर्ट्स, जो बॉर्डर एरियाज को डेवलप करने के लिए किए जा रहे हैं, उनके बीच एक एफर्ट कौन सा है, वो है ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन। वो है ऑनगोइंग मतलब कंटिन्यूअस जो चल रहा है कंस्ट्रक्शन, निर्माण कार्य। कहां पर, फ्रंटियर विलेजेस, जो सीमा के गांव हैं, जो एलएसी के सीमा पर लगने वाले जो गांव हैं, वहां पे जो लगातार निर्माण कार्य चल रहा है, वो यहां पे इन एफर्ट्स के बीच एक प्रयास बताया है। तो ये जो इज लग रहा है, ये इस कंस्ट्रक्शन के लिए लग रहा है, ठीक है। इंक्लूडिंग ये प्रेपोजिशन होता है। अब इसमें शामिल है क्या, इन डिस्प्यूटेड एरियाज, गांव, और गांव वो भी उसमें शामिल हैं जो कि विवादास्पद क्षेत्रों में आते हैं, वहां भी निर्माण कार्य चल रहा है, ठीक है। द चाइनीज साइड में जस्टिफाई का मतलब होता है सही ठहराना। किसी भी काम को आप सही ठहराते हो, उसको जस्टिफाई करते हो। तो चाइनीज साइड सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब में जस्टिफाई है, में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी है, जस्टिफाई मैन वर्ब है। तो चाइनीज साइड हो सकता है कि जस्टिफाई करे किसको, द लॉ, कानून को। किस रूप में, एज एन इंटरनल मैटर। चाइना जो है ये कह सकता है कि ये हमारा आंतरिक मामला है, ठीक है। इंटरनल एडजेक्टिव है, मैटर नाउन है। अकिन टू का मतलब होता है सिमिलर। अकिन का मतलब होता है सिमिलर, जैसे अकिन में टू लगता है, सिमिलर में भी टू लगता है। लाइक मतलब की जैसा, उसी के जैसा, ठीक है। तो चाइना कह सकता है कि ये मामला हमारा आंतरिक मामला है, और ये बात तो वैसी ही हो गई जैसा कि भारत ने कहा था। इंडियाज एब्रोगेशन का मतलब होता है नलीफाई करने का प्रोसेस। भाई एब्रोगेट जो वर्ड है, जो वर्ब होती है, इसे आप नलीफाई भी कह सकते हो। एब्रोगेट का मतलब नलीफाई भी कह सकते हो, मतलब कोई भी कानून है उसको समाप्त करने की प्रक्रिया होती है, उसको एब्रोगेट। तो एब्रोगेशन उसकी प्रोसेस है, नाउन है, ठीक है। ये उसी के समान है जैसे कि भारत ने आर्टिकल 370 को नलीफाई किया था, है ना, जम्मू कश्मीर में 370 को कहा था, किया था, और उसके बाद में यूनियन टेरिटरी बना दी थी लद्दाख के अंदर, और फिर कहा था भारत ने कि यह हमारा आंतरिक मामला है, बाहरी देश हस्तक्षेप ना करे। तो वैसे ही चाइना के साइड भी इस कानून को जस्टिफाई कर सकते हैं, हमारा आंतरिक मामला है, तुम कौन हो कहने वाले, विच चाइना स्ट्रांगली अपोज्ड। और ये जो भारत के द्वारा काम हुआ था आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने का और यूनियन टेरिटरी को क्रिएट करने का, इस चीज का चाइना ने बहुत ही कड़े शब्दों में विरोध किया था। स्ट्रांगली एडवर्ब है, अपोज्ड इसकी वर्ब है, तो चाइना की वर्ब होगी अपोज्ड। बिकॉज, क्योंकि। अब इसलिए विरोध किया था क्योंकि ये जो काम भारत ने किया था, लद्दाख वाला जो यूनियन टेरिटरी घोषित कर दी थी, इसके अंदर शामिल था अक्साई चीन वाला क्षेत्र, ठीक है। बट देयर इज वन क्रूशियल डिफरेंस, लेकिन यहां पे एक बड़ा ही बड़ा अंतर है, महत्वपूर्ण अंतर है, ठीक है। भारत ने जो काम किया वो, और चाइना ने जो काम किया उसमें एक बड़ा अंतर है, क्रूशियल डिफरेंस है। डिफरेंस नाउन है, क्रूशियल यहाँ पे एडजेक्टिव, और वन भी एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव है, ठीक है। फिर समझिएगा, चाइनीज साइड जो है वो इस कानून को जस्टिफाई कर सकती है, किस रूप में, कह सकती है कि हमारा आंतरिक मामला है। ये वैसे ही है जैसे कि भारत ने 370 को जो एब्रोगेट किया था तब कहा था, और यूनियन टेरिटरी जब बनाई थी लद्दाख में तब कहा था। इस बात की चाइना ने कड़े शब्दों में निंदा की थी, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर जो भारत ने लद्दाख वाला ये जो काम किया उसमें इंक्लूड था अक्साई चीन वाला क्षेत्र। लेकिन ये कह रहा है क्रूशियल डिफरेंस है दोनों कामों के बीच में। अब बट यहां कंजंक्शन है, तो देयर से स्टार्ट मानिए इस क्लोज को, देयर से स्टार्ट है तो इन्वर्जन लगेगा, तो डिफरेंस की वर्ब यहां पे इज है। द न्यू चाइनीज लेजिस्लेशन, जो नया चाइनीज विधेयक है, जो नया चाइना वाला कानून है, फर्स्ट प्रपोज्ड इन मार्च, जो पहले प्रस्ताव रखा गया था इसका कब, मार्च में। केम, लेजिस्लेशन की वर्ब केम है, ये आया एक साल में, इनटू द एलएसी क्राइसिस, ठीक है। ऑलमोस्ट अ ईयर इनटू द एलएसी क्राइसिस, जो ये एलएसी का संकट चल रहा है, ठीक, ये एक साल के, लगभग एक साल के अंदर आ गया। जो नया चाइनीज लेजिस्लेशन है जो पहले प्रपोज किया गया था मार्च में, केम ऑलमोस्ट अ ईयर, ये एक साल हो गया इसको, इनटू द एलएसी क्राइसिस, और ये आ गया है एलएसी संकट के बीच, ठीक है। इट फॉलोड द पीएलएज एमासिंग, एमास का मतलब होता है गैदर करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। एमास का मतलब है गैदर या कलेक्ट, इकट्ठा करना, ठीक। तो इट फॉलोड, इसने किसको फॉलो किया, ये जो कानून यहां पारित किया गया है इसने किसको फॉलो किया, इसने फॉलो किया कि जो चाइना की आर्मी है, ये पीएलए चाइना की आर्मी है, इसने इकट्ठा किया दो डिविजन्स को, और ट्रुप्स मतलब सेना की टुकड़ी होती है, सेना होती है, तो सेना के दो डिविजन्स को, दो बटालियन को इकट्ठा किया।
इन फॉरवर्ड एरियाज, आगे वाले क्षेत्र पर जो एलएसी के आगे वाले क्षेत्र हैं, इन द समर ऑफ 2020, 2020 की गर्मियों में, इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ, कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है वायलेशन, कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है वायलेशन, मतलब उल्लंघन, ठीक है, इन्फ्रिंजमेंट। 4 पास्ट बॉर्डर अग्रीमेंट्स, पिछले जो 4 सीमा समझौते थे उनका उल्लंघन करते हुए ऐसा किया। एंड एसेंशियली गिव्स, और आवश्यक रूप से ये देता है, क्या देता है, थोड़ा सा देखिए, स्क्रीन दिखेगा नहीं आपको नीचे, essentially gives a stamp of approval, और ये आवश्यक रूप से स्टैंप ऑफ अप्रूवल का मतलब है कि आप सहमति देते हो इस बात की, आपने ठप्पा लगा दिया इस बात पर। टू दोज मूव्स, ये जो कदम उठाए गए थे समर 2020 वाले, इन कदमों को अप्रूवल दे दिया है, स्टैंप ऑफ अप्रूवल दिया, ठप्पा लगा दिया है, ये कहना चाह रहा है। फिर समझ लीजिएगा, जो नया चाइनीज विधेयक है जो पहले प्रपोज किया गया था मार्च में, ये लगभग 1 साल बाद आया इनटू द एलएसी क्राइसिस, ठीक है। इट फॉलोड, ये किसके बाद आया, ये तब आया जब पीएलए ने 2 डिविजन्स जो है ट्रुप्स की वो फॉरवर्ड एरियाज में इकट्ठी कर ली थी 2020 के समर में, और ऐसा करके उसने पिछले जो 4 सीमा समझौते थे उसका उल्लंघन किया, और कह रहा है कि ये जो चीज़ है ये आवश्यक रूप से देती है एक स्टैंप ऑफ अप्रूवल टू दोज मूव्स, ये जो कदम उठाए गए थे चाइना की सेना के द्वारा, इनको ये जो यहाँ पे कानून बनाया गया है ये बना के ये स्टैंप ऑफ अप्रूवल दे रही है, बिल्कुल एक मोहर लगा रही है कि तुमने जो किया वो ठीक किया। इफ बोथ न्यू दिल्ली एंड बीजिंग, अब यदि दोनों कौन हो गए, न्यू दिल्ली और बीजिंग, यदि दोनों एटलीस्ट अपीयर, कम से कम यदि अपीयर होते हैं, टू बी इन अग्रीमेंट, किसमें, सहमति, यदि इनमें समझौता होता है, तो यदि दोनों, बोथ के साथ एंड लगेगा, ये सब्जेक्ट है दोनों ही, तो चूंकि ये दोनों ही सब्जेक्ट है तो प्लूरल हो गया, तो यहां पे अपीयर आ गया। तो यदि दोनों देश जो हैं वो ऐसा लगता है कि वो अग्रीमेंट में है, सहमति में है, ठीक है, दैट की द लेजिस्लेशन विल नॉट अफेक्ट पास्ट अग्रीमेंट्स, किस बात की सहमति, कि ये जो विधेयक है, जो कानून है, ये पिछले जो एग्रीमेंट्स हैं इनको प्रभावित नहीं करेगा। तो फैक्ट ये है कि दोज अंडरस्टैंडिंग्स आर ऑलरेडी इन टेटर्स, कि वो जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दो के बीच में, वो अंडरस्टैंडिंग तो पहले ही खस्ता हाल में है। इन टेटर्स का मतलब होता है इन बैड सिचुएशन, ठीक है, खस्ता हाल होना, जीर्ण शीर्ण होना, तो इन बैड सिचुएशन, ये एक फ्रेज है। फ्रेज मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो कह रहा है यदि दोनों देश जो हैं कम से कम अगर ऐसे अपीयर होते हैं कि दोनों का अग्रीमेंट है, किस बात को लेकर, दैट यहाँ कंजंक्शन है कि लेजिस्लेशन जो है वो प्रभावित नहीं करेगा पिछले समझौतों को, तो फैक्ट तो ये है, फैक्ट की वर्ब इज है कि ये जो ऐसी जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं कि दोनों सहमत हो जाएं, वो तो पहले से ही खस्ता हाल में है, सहमत कैसे होंगे। द लास्ट राउंड ऑफ एलएसी टॉक्स, जो एलएसी बातचीत का अंतिम राउंड था, हेल्ड ऑन October 10, कब आयोजित किया गया था अंतिम राउंड, 10 अक्टूबर को। एंडेड, अभी एंडेड इसकी वर्ब है, ये एंड हुआ विद बोथ साइड्स ट्रेडिंग एक्यूजेशन। ट्रेड का मतलब लेन देन होता है, ट्रेड का व्यापार होता है, ट्रेड में एक्सचेंज करते हैं चीजें हम एक से दूसरे में, ठीक है। तो वैसे ही इन्होंने क्या किया, दोनों साइड्स ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। बीजिंग ने आरोप लगाया, बीजिंग ब्लेमिंग इंडिया, बीजिंग ने भारत पर आरोप लगाया फॉर मेकिंग अनरियलिस्टिक डिमांड्स, किसका, कि भारत की जो डिमांड्स हैं वो अनरियलिस्टिक हैं, वो रियल नहीं हैं, मतलब बिल्कुल काल्पनिक डिमांड कर रहा है भारत। और न्यू दिल्ली काउंटरिंग, काउंटर का मतलब होता है जैसे चाइना ने कुछ कहा तो उसका विरोध भारत ने किया, और भारत ने कुछ बातें की, तो भारत ने क्या कहा कि द अदर साइड कौन बच गया, चाइना ही। अब देख लो, अब ये एक ही साइड बची हुई थी, इसलिए अनदर नहीं लगा सकते। अनदर तब लगाते जब यहाँ पे साइड्स की संख्या एक से ज्यादा होती, मान लो भारत, चाइना, भूटान होता, तो भारत के अलावा 2 साइड और बच गई, तो वहां पे एक चांस बनता है कि अनदर लगाएं। लेकिन यहाँ पे तो निश्चित रूप से चाइना की ही बात कर रहा है, तो अदर का प्रयोग किया, और दे भी इसलिए लगाया क्योंकि हमें पता है कि चाइना ही है एकमात्र दूसरा देश, इसलिए दे का प्रयोग है, ये स्पेसिफिक यूज ऑफ अदर है, ठीक है। तो कह रहा है कि अन्य जो साइड है, मतलब चाइना जो है, ऑफर्ड नो रियल प्रपोजल्स, इसने कोई वास्तविक प्रस्ताव नहीं रखा फॉर ए सोल्यूशन, एक हल के लिए, ठीक है। नो डिटर्मिनर होता है। तो अंतिम राउंड जो है एलएसी टॉक्स का, ये आयोजित हुआ 10 अक्टूबर को, ये एंड हुआ, दोनों साइड्स ने दूसरे पर आरोप लगाए। बीजिंग ने आरोप लगाया कि भारत अनरियलिस्टिक डिमांड कर रहा है, अनरियलिस्टिक एडजेक्टिव है, डिमांड्स नाउन है, और न्यू दिल्ली ने काउंटर कैसे किया कि जो दूसरी साइड है चाइना है, उसने कोई रियल प्रपोजल्स नहीं दिए सोल्यूशन के लिए।
इंडीड वास्तव में द न्यू लॉ अंडरलाइन, जो नया कानून है वो अंडरलाइन करता है। वास्तव में ये जो नया कानून है ये यहाँ पे अंडरलाइन करता है, हाईलाइट करता है। अंडरलाइन करते हो किस चीज़ के बीच में, इसका मतलब उस चीज़ को आप अलग से दिखाना चाहते हो। मैंने अंडरलाइन कर रखा है, इसका मतलब अंडरस्कोर कर रहा हूँ, इम्फेसाइज कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ। तो वास्तव में जो नया कानून है वो अंडरलाइन करता है कि चाइना इंक्रीजिंगली सीज लिटिल स्पेस, कि चाइना जो है बहुत ज़्यादा लिटिल स्पेस, मतलब बिल्कुल भी यहाँ स्पेस नहीं देखता है फॉर कॉम्प्रोमाइज, समझौते का। तो चाइना मतलब कोई भी ऐसा कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहता, एज फार एज, जहाँ तक कि इट्स फ्रंटियर्स आर कंसर्न, जहाँ तक कि इसकी सीमाओं की बात आती है। फ्रंटियर मतलब बाउंड्रीज। तो वास्तव में जो नया कानून है वो ये अंडरलाइन करता है, ये बात हाईलाइट करता है, इस बात पर जोर देता है, दैट कंजंक्शन है कि चाइना इंक्रीजिंगली सीज, इंक्रीजिंगली एडवर्ब है, सीज यहाँ पे चाइना की वर्ब है, कि चाइना बिल्कुल भी स्पेस नहीं देखता है कॉम्प्रोमाइज का। चाइना समझौता करना ही नहीं चाहता जहां तक कि इसकी सीमाओं की बात है। कंसर्न का मतलब यहाँ पे संबंध से है। एज फार एज से आप समझिए कि एज एज के बीच में डिग्री आती है पॉजिटिव, तो फार है यहाँ पे डिग्री पॉजिटिव है, ठीक है। फिर कह रहा है इवन एज, इवन एज का मतलब होता है वाइल। ये हम तब लगाते हैं जब दो काम साथ में होते हैं, जब दो साइमल्टेनियस एक्शन हो तब लगाते हैं वाइल। तो इवन एज इंडिया एंड चाइना कंटिन्यू नेगोशिएशन, तो साथ साथ में जब भारत और चाइना लगातार चर्चा कर रहे हैं, लगातार नेगोशिएशंस कर रहे हैं, द लॉ इज द लेटेस्ट सिग्नल, तो ये जो कानून है ये नवीनतम एक संकेत है। किस चीज का, दैट लगा दिया, कि द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, कि वर्तमान में जो भी हालत चल रही है, स्टेट ऑफ अफेयर्स मतलब जो भी हालात चल रहे हैं, अलोंग द बॉर्डर, बॉर्डर के पैरेलल, मार्क्ड बाय कंटिन्यूइंग डिप्लॉयमेंट्स, मार्क मतलब चिन्हित, इसकी विशेषता ये है हालातों की कि वर्तमान में लगातार डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट क्या होता है, तैनाती, स्टेशनिंग, लगातार सेना को वहां तैनात किया जा रहा है दोनों साइड्स के द्वारा। कहां पर, फॉरवर्ड एरियाज में, आगे वाले क्षेत्र में, एंड ए बिल्डअप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आधारभूत ढांचा वो बनाया जा रहा है, इज लाइकली टू कंटिन्यू, ये जारी रहेगा ओवर द लॉन्गर टर्म, आगे काफी लंबे समय तक, ठीक है। ओवर का मतलब ड्यूरिंग है, इस ओवर का मतलब ड्यूरिंग है, तो आगे आने वाले लंबे समय के दौरान ये जारी रहेगा। तो कह रहा है भारत और चाइना लगातार बातचीत कर रहे हैं, साथ साथ में एक काम और चल रहा है कि जो वर्तमान कानून है, ये जो नया कानून है, ये एक नवीनतम संकेत है इस बात का कि वर्तमान जो हालात हैं बॉर्डर पर, जिसमें लगातार सेना की तैनाती की जा रही है दोनों साइड्स के द्वारा, फॉरवर्ड एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, तो ये जो स्टेट है ये अभी भी, ये करंट स्टेट, लाइकली टू मतलब पॉसिबल है, आगे चलेगा, संभावना है जारी रहेगा आगे लंबे समय तक, ठीक है। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इस एप्लीकेशन के बारे में। यहाँ पर पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, यहाँ ग्रामर का बैच है, यहाँ आपका 101 B101 जो अब नया बैच स्टार्ट होगा वेंसडे से, एडिटोरियल का बैच, जिसमें आप 2 एडिटोरियल्स पर डे देख पाएंगे, दोनों का PDF आपको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। जल्दी एक्सेस मिल जाता है, जो आप शाम को 5 बजे एडिटोरियल पढ़ते हैं यूट्यूब पर, उसका एक्सेस यहाँ जल्दी मिल जाता है, सुबह 8-9 बजे के करीब अपडेट हो जाता है एडिटोरियल, तो यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स का सोल्यूशन मिलेगा SSC का, इसके अलावा आपको ट्रांसलेशन वाला बैच मिलेगा, आपको ई बुक्स मिलेंगी, जो पिछले 2020 के वर्ड्स हमने डिस्कस किए थे दोनों एडिटोरियल्स के थ्रू, वो सारे वर्ड्स एग्जाम्पल सेंटेंस सहित लेटेस्ट ई बुक भी अवेलेबल करवा दी गई है आपको, वो भी आप देख सकते हैं। एक बार ज़रूर से विजिट करें, बहुत सारा अच्छा स्टफ है, और जल्द ही यहाँ पर मैं क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है, वो क्वेश्चंस भी अवेलेबल करवाऊंगा, आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल टेस्ट जैसा फील आपको आएगा, जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, बढ़िया क्वेश्चंस का एक कलेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड आपको करवा दिया जाएगा। तो यहाँ इस ऐप को जरूर से डाउनलोड करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। और एक चैनल है हमारा टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेज, इस पर भी आप जुड़ जाएं। इस आशीष क्लासेज इस टेलीग्राम चैनल पर आपको लाइफ एक्सप्रेस न्यूज़पेपर जो आपको हर संडे मिलता है, उसका ई-कॉपी यहाँ से मिल सकती है आपको, ठीक है, उसको आप निकलवा सकते हैं, जेरोक्स निकला सकते हैं उसकी। और जो भी वीडियो होता है, कई बार नोटिफिकेशन आप मिस कर देते हैं, कई बार यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, तो वहाँ पे आप जाके देखें, जो भी वीडियो आएगा उसका लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। अब चूंकि आज फ्राइडे है, अगला सेशन जो होगा हमारा वो मंडे को होगा, मंडे टू फ्राइडे हम डिस्कस करते हैं एडिटोरियल्स, मंडे को मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।